નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, નિર્માણ ન્યૂઝની વિશેષ રજૂઆત ઝીરો અવર કાર્યક્રમ સાથે હું છું યજ્ઞ ત્રિવેદી. દર્શક મિત્રો, આજે નિર્માણ ન્યૂઝની વિશેષ રજૂઆતમાં વાત કરવાની છે કે જમ્મુ કાશ્મીરમાં અત્યારે હાલ તો મિલિટરી બેઝની પાસે, મિલિટરી સ્ટેશનની પાસે જે 3 વાર અત્યારે હાલ તો ડ્રોન આવ્યું, ક્યાંક એકવાર એટેક પણ થયો અને તે આખી સમગ્ર ઘટનાને લઈને અત્યારે હાલ તો સવાલ એ થતો હોય છે કે પાકિસ્તાન શું ફરી એકવાર અત્યારે હાલ તો જે સીઝફાયરનું ઉલ્લંઘન કરતું હતું ને તે વધારે પડતું હવે આગળ વધ્યું છે? સો હવે તેને જવાબ આપવો અત્યારે હાલ તો અત્યંત જરૂરી બની ગયો છે, કારણ કે જ્યારે 3 દિવસની વાત કરવામાં આવે તો છેલ્લા 3 દિવસમાં ત્રીજી વાર આ ડ્રોન જોવા મળ્યું હતું. સૌથી પહેલાં વાત કરીએ તો શનિવારે આ ડ્રોન જોવા મળ્યું હતું, ત્યારબાદ રવિવારે અને આજે સવારે 4 કલાકે પણ જે રીતે આ ડ્રોન જોવા મળ્યું હતું. અને એક બાદ એક જે અત્યારે હાલ તો ડ્રોન એક્ટિવિટી સામે આવતી હોય છે તેને લઈને અત્યારે હાલ સવાલ યથાવત છે. ભારત પાસે તેજસ, તેની સાથે કહી શકાય કે અલગ અલગ સારા એવા એરક્રાફ્ટ પણ છે. અને અત્યારે હાલની જે પરિસ્થિતિ કહી શકાય કે આ ડ્રોનની એક્ટિવિટી અત્યારે હાલ તો આ પાકિસ્તાન દ્વારા કરવામાં આવી છે તે કેટલી યોગ્ય છે? શું એને જડબાતોડ જવાબ આપવો જોઈએ? એક બાજુ જે રીતે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી, ગૃહમંત્રી અમિત શાહ અને તેમની સાથે NSC અજીત ડોભાલ દ્વારા પણ હાઈ લેવલની મિટિંગ કરવામાં આવી હતી ને તેમના દ્વારા પણ અલગ અલગ મુદ્દાઓ પર ચર્ચા વિચારણા કરવામાં આવી હતી. હવે સવાલ એ છે કે આ ડ્રોનનો જે અત્યારે એટેક કરવામાં આવ્યો છે, ડ્રોનથી એટેક કરવામાં આવ્યું છે, તે કેટલો યોગ્ય છે અને કેટલું નુકસાન કરી શકે છે? આ દરેક મુદ્દાઓ પર ચર્ચા વિચારણા કરીશું. આ દરેક મુદ્દાઓ પર ચર્ચા વિચારણા કરવા માટે આપણે અમારી સાથે જોડાઈ ગયા છે રોહિતભાઈ દેવ, કે જેઓ સુરક્ષા નિષ્ણાત એટલે કે ડિફેન્સ એક્સપર્ટ છે, હર્ષવર્ધન પાંડે, જેઓ વરિષ્ઠ પત્રકાર છે, અને અમિતભાઈ રાણા, કે જેઓ જમ્મુ કાશ્મીરની મહત્વની જે ઘટનાઓ છે તેના સારા એવા વિશ્લેષક પણ છે. જી अमित आपका भी स्वागत है. सबसे पहला सवाल अमित भाई आपको, जम्मू कश्मीर की बात करें तो 3 बार ड्रोन अटैक हुआ है. अभी की सिचुएशन क्या है और पहले भी क्या ऐसे ड्रोन अटैक हो चुके हैं कि नहीं? देखिए, ड्रोन यूज पहले भी हुए हैं और पंजाब में भी हुए हैं और जम्मू कश्मीर में भी हुए हैं, मगर ड्रोन अभी तक इस्तेमाल हो रहे थे सिर्फ असला लाने के लिए या कॉन्ट्राबैंड लाने के लिए या ड्रग्स लाने के लिए. पंजाब में कुछ वर्ष पहले कुछ हथियार पकड़े थे ड्रोन के थ्रू. तो ये आज ये जो अटैक हुआ है जिसमें आईईडी का इस्तेमाल किया गया, ये पहली बार हुआ है और ये बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि अभी तक इसको लेकर टेक्नोलॉजी शायद विश्व में भी कहीं नहीं है. थोड़ी बहुत अगर अमेरिका के पास लेजर गाइडेड है तो है, और अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है भी इनको डिस्ट्रॉय करने की, क्योंकि इनका फ्लाइंग लेवल इतना लो होता है कि आप इनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, रेडार में आते नहीं हैं, और पोटेंशियल है एस्केप होने का विजिबिलिटी से और डैमेज करने का. तो ये बड़ा ही डेंजरस प्रेसिडेंट है. ISIS ने ये शुरू किया ड्रोन अटैक 2014 में, और उसके बाद ये, और टेक्नोलॉजी इतनी सस्ती है ये कि इसके लिए ज्यादा खर्चा नहीं होता है, और बड़ा ही डेंजरस इशू है, क्योंकि आपके की मिलिट्री इंस्टॉलेशन जो जम्मू कश्मीर में है या पंजाब में भी हैं, वो कहीं ना कहीं अटैक के दायरे में आ जाते हैं. जी बिल्कुल. एक तरफ अगर हम देखने जाए तो पिछले 3 दिनों में ये ड्रोन अटैक हुआ है. 3 दिन ड्रोन एक्टिव भी हमने देखे थे और उसके साथ कह सकते हैं कि RDX भी मिला गया था. अमित भाई, अभी RDX भी मिला है तो अभी जम्मू कश्मीर की पुलिस की बात करें या आर्मी की बात करें, वो अभी किस तरीके से कार्यवाही वहाँ पे कर रही है? देखिए, इसमें जो NIA की इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें जो अब RDX होने की पुष्टि हुई है, मुझे नहीं पता इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस कितना इन्वॉल्व हो सकती है, मगर ये अब रिस्पॉन्सिबिलिटी इंडियन आर्मी पे जरूर आ जाती है, सिक्योरिटी फोर्सेस पे या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पे आ जाती है, क्योंकि ये जो आपके ड्रोन मूवमेंट है अनफॉर्चुनेटली बॉर्डर पार से हो रहे हैं. देखिए, जो जम्मू एयरपोर्ट पे या जम्मू पे अटैक हुआ है, वो पाकिस्तान से आया हुआ ड्रोन है. लश्कर तैयबा ने इसको क्लेम किया है, और जम्मू बॉर्डर और जम्मू इंटरनेशनल बॉर्डर और जम्मू एयरपोर्ट की दूरी सिर्फ 14 किलोमीटर है. अब ये पाकिस्तान से उड़ाए गए ड्रोन कैसे आप कंट्रोल करेंगे, कैसे आप इनको डिस्ट्रॉय करेंगे, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे, कि नया सिक्योरिटी चैलेंज है. आपने सीज फायर तो कर लिया पाकिस्तान के साथ, बट क्या पाकिस्तान आज भी उस सीज फायर को लेकर उतना ऑनेस्ट है? क्योंकि ये मेरे हिसाब से तो बड़ा क्लियर सीज फायर वायलेशन है. आपने हथियार बदल लिया है, आपने जंग नहीं करना छोड़ा है, आपने सिर्फ हथियार का माध्यम बदल लिया है. यू हैव चेंज द फॉर्म ऑफ गन विच यू आर यूजिंग अगेंस्ट इंडिया. तो ये एक बड़ा ही नया विचित्र डायनामिक प्ले आ गया है क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का,
ये इंटर बॉर्डर डिस्प्यूट का, और आपका जो क्रॉस फायरिंग होती थी, क्रॉस शेलिंग होती थी, उसको एक नई रूपरेखा दे रहा है पाकिस्तान। तो ये अब भी बड़ा चिंता का विषय है कि भारत इससे कैसे निपटेगा, और ये क्या सिर्फ सिक्योरिटी लेवल तक ही महदूद रहेगा कि इसको लेकर हम फिर से विश्व के पास जाएंगे और बात करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें पता, ये साफ बात है कि जो अभी सीज फायर हुआ है उसमें कई मल्टीपल नेशंस इन्वॉल्व हैं, उसमें लार्ज नेशंस इन्वॉल्व हैं, उसमें मिडिल ईस्ट के नेशन इन्वॉल्व हैं। तो क्या हम उनके पास जाके उनसे दुहाई करेंगे, इन्वोक करेंगे, या उनको बताएंगे कि देखिए पाकिस्तान अपने वायदे पे कायम रहने वाला नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो यही लग रहा है कि क्या होगा आगे, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम भारत की बात करें तो भारत अभी जवाब देने के लिए तो तैयार हो गया, मगर अब पाकिस्तान कौन सी अब और ड्रोन लाएगा या फिर सीज फायर करेगा वो अभी पता नहीं है। रोहित जी, आपके पास आना चाहूँगा। जिस तरीके से पहले सीज फायर होते थे बॉर्डर पे, और अभी ये ड्रोन अटैक हो रहे हैं, कैसे देख रहेगा आप उसको? जी, दो तीन चीजें मैं आपका ध्यान बटाऊंगा, दो तीन इश्यूज के ऊपर। अगर आप देखें पिछले तकरीबन 1.5-2 साल में ट्रांस एलसी जो इन्फिल्ट्रेशन होती थी टेररिस्ट की, जो पाकिस्तान से आते थे, उनमें काफी कमी आई है और काफी क्षति पहुंची है उनके पूरे इस मंसूबे को, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस ने काफी टेररिस्ट को एलिमिनेट किया है। और जो ये बिल्डअप हुआ है ये 1.5 साल में ऐसे नहीं हुआ है, पिछले उससे पहले 3-4 साल में जो प्रेशर आया है, क्योंकि एलसी क्रॉस नहीं कर पा रहे, फेंस आ गई है, सिक्योरिटी अपरेटस थोड़ा और टाइट हो गया है। तो जो यहाँ पर उनके बैठे थे ओजीडब्ल्यूज या स्लीपर सेल्स, या जो उनके जो लीडर बन चुके थे, क्योंकि 1 दशक पहले 2 दशक पहले इन्फिल्ट्रेट करके आए होंगे, जो पूरा संचालन कर रहे थे, अब उनको सामने आना पड़ा है गोली खाने के लिए, मुकाबला करने के लिए। और वो जो सिस्टम है इन्फिल्ट्रेट करके टेररिज्म को बढ़ावा देने का, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। ये एक नया डायनेमिक, मैं कहूंगा एक तरीका है उसी खामियाजे को बरकरार रखने के लिए भारत स्टेट के अगेंस्ट जो पाकिस्तान कर रहा है। इसके इसके दो अंजाम हैं। पहला तो इसमें प्लॉजिबल डिनायबिलिटी, मतलब ये हरकत करने के बाद ये बोल सकते हैं आराम से हमने तो किया नहीं जी, क्योंकि इसका कोई फ्लाइट पाथ ट्रेस नहीं हो सकता, छोटे हैं, फाइबर के बने हुए आधे से ज्यादा जो कंपोनेंट्स आते हैं, इनकी डिटेक्शन बहुत पुअर है। एंड आप जब तक कि कोई एंटी ड्रोन सिस्टम बहुत मजबूत नहीं लाएंगे, ये बॉर्डर बहुत पोरस है इनको उड़ाने के लिए। दूसरा आपने देखना होगा कि जिस तरीके से, एंड मैं अमित राणा जी का भी ध्यान बटाऊंगा इस तरफ, कि पिछले 7-8 साल में किस तरह से जो रोहिंग्याज हैं, जिनका आपने सुंजवान कैंट के पीछे और उस इलाके में जम्मू में काफी आह्वान करके उनको वहां पे रखा हुआ है, ये जो आपने किया है ये भी एक सिक्योरिटी थ्रेट है। क्योंकि जो सिंपथाइजर्स हैं, जो उनके साथ मिल के ये काम कर सकते हैं, बहुत आसान है। आप अपने छोटी सी गाड़ी में या मोटरसाइकिल में बैठे रहिए, आजकल इनके अंदर आप जीपीएस कोऑर्डिनेट लगा के इनके अंदर बारूद भर के इनको भेज सकते हैं, आपको गाइड करने की भी जरूरत नहीं है। ऐसे सिस्टम आ रहे हैं, इंटरनेट पे मिलते हैं किट्स जिनको आप असेंबल करते हैं। इंडियन आर्मी ने भी काफी खरीदे हैं अपने यूएवी और सर्वेलेंस करने के लिए, ये मिलते हैं, आम मिलते हैं। तो इसको अगर आप पूरे देखें, और इसी 1.5 साल में क्या हुआ है, जो हमारी एविएशन मिनिस्ट्री है, इसने खोल दिया है ड्रोन के दरवाजे। लाइसेंसिंग सिस्टम है, थोड़ी स्ट्रिक्ट भी है, होनी भी चाहिए, क्योंकि जरूरी है कि आगे जाके ऐसे जो जो सिस्टम्स हैं ये इतने कॉमन ना बन जाए। और दूसरा, मैं जो आप बोल रहे थे, मैं आपसे सहमत हूं जब आप बोल रहे थे कि जो ये आरडीएक्स का यूज हुआ है या आईडी बनाई गई है। अब देखिए, ड्रोन तो कुछ भी काम कर सकता है, ये एक एरियल प्लेटफॉर्म है, ठीक है। ये आज के आने वाले जमाने में पिज्जा भी दे रहा है, आज के जमाने में लॉजिस्टिक्स भी दे रहा है, मेडिसिन भी बेच रहा है, हर एक यूज है इसका। बट इसके अंदर अगर आरडीएक्स का यूज हो रहा है डिस्ट्रक्शन के लिए, तो जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनका बनता है कि ऐसे सेंसिटिव एरियाज में थोड़ा इंफ्यूजन और ज्यादा हो, कि ये कंट्रोल हो सके, कि ये दोनों जुड़ ना सकें, ये बारूद बनाने की क्षमता और ड्रोन होने की क्षमता को का इनका मिलन ना हो। और एक और बात आपको बताना चाहता हूं कि आप देखेंगे पिछले 1.5-2 साल से पाकिस्तान इतना गूंज रहा है एफएटीएफ के दायरे में, ग्रे लिस्ट में बराबर रहा है। उसको ग्रे लिस्ट में रखने का जो सबसे बड़ा मंसूबा है और सबसे ज्यादा जिसने उसमें एविडेंसेस दिए हैं, वो देश मेरे ख्याल से भारत ही होगा। इतने डोजियर बना के दिए उनके टेररिस्ट एक्टिविटीज के, यूएन ग्लोबल टेररिस्ट के, और उसके वजह से उसको काफी इकोनॉमिक झटका लगा है पिछले 2-3 सालों में, और अभी और लग रहा है कुछ बिलियन डॉलर्स का, $30 बिलियन बोलते हैं कुछ मानने वाले। तो ऑब्वियसली जो भड़ास निकलनी है, और ये सब कब हो रहा है, 4-6 महीने पहले तो बोला उन्होंने डीजीएमओ टॉक्स, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के लेवल पे, कि पीस होगी,
सीज फायर का उल्लंघन नहीं करेंगे, हम कुछ ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे कि पीस को ठेस पहुंचे। और मैं तब भी, बहुत सारे विशेषज्ञ थे हमारे, काफी रिटायर्ड लोग भी होते हैं जो बोलते हैं कि जी शायद अमन आ जाए। मैं विश्वास ही नहीं करता। मैं बिल्कुल अमित रंजन के साथ हूँ। पाकिस्तान ऐसा एक देश है, मेरी माने तो एक टेररिस्ट स्टेट बन चुका है, जहाँ पे जो बोलबाला है वो टेररिज्म के द्वारा होता है। आईएसआई भी अभी काफी लीन हो चुकी है टेररिज्म मोड में। कोई चांस ही नहीं आप इसे बाहर निकल के उभर के आए। और दोनों चलेंगे। ये जो टेररिस्ट और दहशत फैलाते हैं हमारे हिंटरलैंड में या कश्मीर में या कहीं भी किसी भी प्रांत में, वो भी चलेगा। और जो ये नया दौर आया है ड्रोन अटैक वाला, ये भी चलेगा। तो हमने 2-3 चीजें करनी, जिसकी हम थोड़ी व्याख्या आगे करते हैं आपके शो में, बट कुछ पॉजिटिव स्टेप्स लेने पड़ेंगे सरकार को। और ये नहीं है बोलना आसान, कि काफी मैंने देखा पिछले 4-5 महीनों से, 4-5 दिनों से, जब से ये घटना हुई है सैटरडे को, काफी विशेषज्ञ बोल रहे हैं इंडिया शुड प्रोक्योर एंटी ड्रोन सिस्टम्स। बोलना बहुत आसान है, बट इतने वाइटल एसेट्स हैं, वाइटल पॉइंट्स हैं, सेंसिटिव इंस्टॉलेशन हमारे देश में, जी आप इसको कितना पैसा लगाएंगे? बिल्कुल। अगर आप एक ही बार में करना चाहे, मेरे ख्याल से 50% ऑफ जीडीपी विल गो इनटू दिस ओनली। ऐसा कोई देश नहीं कर सकता। तो आपने जो बॉर्डर एरियाज हैं, सेंसिटिव एरियाज हैं, वो देखने हैं। कहां पर आपका डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है, उस हिसाब से कहां थ्रेट परसेप्शन बढ़ रही है, आपने वो देखने हैं। तो उस हिसाब से आपने कार्रवाई करनी है। तो मेरे ख्याल से अहम बात यह है कि ये कोई, मेरे हिसाब से तो नई बात नहीं है। अब मैं जब कैसे फौज में था तो मैं गवर्नमेंट कैसे अब डिसीजन लेती है, अब उसके ऊपर हम सबकी नज़र रहती है। और उसके साथ हर्षवर्धन जी, आपके पास में आना चाहूँगा। हर्षवर्धन जी, जिस तरीके से हमने 2 दिन पहले जम्मू कश्मीर के परिसीमन के ऊपर हमने चर्चा विचारणा की थी, और आज की अगर हम बात करें तो ड्रोन अटैक की अब शुरुआत हो गई है जम्मू कश्मीर में। आप कैसा देख रहे हैं सब वरिष्ठ पत्रकार? देखिए, जब जब भारत ने पाकिस्तान के साथ बातचीत का रास्ता खोलने की कोशिश की है, जम्मू में शांति अमन का पैगाम लाने की कोशिश की है, तो पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। हमने देखा कि पहले भी मतलब इस तरह की घटनाएं तो वहां होती थी। पिछले 3 महीनों के अंदर अगर हम देखें तो कोई छिटपुट घटनाएं ही इस तरह की देखने को मिली है। लेकिन भारतीय वायुसेना के स्टेशन पर ड्रोन से जिस तरीके से अटैक हुआ, इससे बहुत ज्यादा भले ही नुकसान न हुआ हो, लेकिन ये एक ऐसा आतंकी हमला है जो एक नए तरह के खतरे की तरफ जो है इशारा करता है। और इसे निष्प्रभावी करने के लिए मेरा ऐसा मानना है कि सुरक्षा तंत्र को तकनीकी स्तर पर और ज्यादा मजबूती के साथ सामने आने की जरूरत है। यहाँ पर मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि अभी कुछ समय पहले नवंबर दिसंबर के आसपास पंजाब के जो मुख्यमंत्री थे अमरिंदर सिंह, वो भी प्रधानमंत्री से मिले थे, और उन्होंने जो है इस बात को दोहराया था कि पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की ड्रोन की गतिविधियां जो है वो बढ़ सकती हैं और सुरक्षा तंत्र पे हमारा जो है बहुत ज्यादा खतरा हो सकता है। किसान आंदोलन के दौरान नवंबर दिसंबर के आसपास ये मीटिंग वगैरह की गई है, और इसमें जो है ये भी बात देखने में आई है कि उन्होंने कहा कि इस पे जो है सख्त एक्शन जो है लेने की जरूरत है। लेकिन उसके बावजूद भी भारत की जो एजेंसियां हैं एक तरह से नाकामी है, इसको जो है वो पकड़ पाने में अभी तक कामयाब होती नहीं दिखाई दे रही है। इस पर कुछ एक्शन लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ड्रोन से हमला ये एक पहला ऐसी घटना है जम्मू कश्मीर के अंदर वहां पे, जिससे आने वाले समय में बहुत ज्यादा चुनौतियां भारत की जो है सुरक्षा के मोर्चे पे बढ़नी निश्चित है। बिल्कुल। एक और सवाल हर्षवर्धन जी, जिस तरीके से अगर हम परिसीमन की तो चर्चा की थी, मगर उसके साथ खतरा बहुत बड़ा साबित हो सकता है, क्योंकि हमारे पास एयरक्राफ्ट की अगर हम बात करें तो एयरक्राफ्ट तो हमारे पास बहुत ज़्यादा है, मगर मिलिट्री स्टेशन पर अगर ड्रोन एक्टिविटी होती है तो अभी ऐसा ही लग रहा है कि जो भी सुरक्षा के प्रबंध किए होंगे उसमें कुछ ना कुछ तो खामी होगी। बिल्कुल। देखिए, जहां तक ड्रोन की बात है तो ये एक तरह से नई तरह की तकनीक है, और जो है रडार की मदद से भी आप इनको जो है वो पकड़ नहीं सकते हैं। सबसे बड़ी जो चुनौती है इसमें वो इस बात की है। दूसरी बात यह है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि इसके लिए कोई अच्छे तरीके से आपको एक नया मैकेनिज्म बनाने की जरूरत होगी। और खास तौर से आपने ये देखा होगा कि जब से प्रधानमंत्री मोदी ने जो है 8 दलों के नेताओं के साथ बातचीत की है, उसके बाद से ही पाकिस्तान जो है लगातार छटपटा रहा है कि उसका अगला एक्शन क्या होगा। जिस तरह से उन्होंने जो है बैठक वगैरह आयोजित करवाई और जम्मू कश्मीर के नेताओं को यहाँ पर बुलाया दिल्ली के अंदर, उसके बाद से ही पाकिस्तान ने ये कोशिश शुरू कर दी। और कहीं ना कहीं आईएसआई, तमाम कट्टरपंथी और जो वहां के इमरान खान है, वो तो कुछ चाहते ही नहीं है कि भारत के साथ संबंध अच्छे हों। और यहाँ पर ये बात मैं आपको ये भी कहना चाहूंगा कि जो FATF की ग्रे लिस्ट है, उसमें भारत ने जो है आज ही जो आंतरिक सुरक्षा मामलों के सचिव हैं, उन्होंने जो है ब्लैक लिस्ट में डालने की जो है बात जो है वो की है। और इससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान के सामने जो है वो खतरा जो है वो बनता जा रहा है। और आप देखें, भारत तो शुरुआत से जो है शांति का पक्षधर रहा है,
और 2-4 देशों को छोड़ के कोई देश ऐसा नहीं है मुल्क दुनिया का जो पाकिस्तान के साथ साथ है। चीन है, तुर्की है, मलेशिया है, इसके अलावा कोई ऐसा देश नहीं है जो पाकिस्तान के साथ इसमें सामने आया है। तो कहीं ना कहीं जो है पाकिस्तान छटपटा रहा है और हर मोर्चे पर वो मात खा रहा है, अर्थव्यवस्था लुढ़क रही है, हालात कोई बहुत अच्छे नहीं है पाकिस्तान के अंदर। रोहित जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा कि जिस तरीके से हमारे पास राफेल भी है, तेजस भी है और बहुत बड़े बड़े एयरक्राफ्ट भी है, और उसके सामने अगर मिलिट्री स्टेशन के पास ऐसे ड्रोन से अगर अटैक होते हैं तो क्या हमें बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है हमारे देश के ऊपर, ऐसा हम कह सकते हैं? क्योंकि इस बार ना कोई सीज फायर किया है, ना ही कोई एयरक्राफ्ट से फायरिंग हुई है, ये ड्रोन से अभी एक शुरुआत की है। क्या लग रहा है आपको? कोई भी देश है और हमारा देश भी सचेत तो है। मैं आपके सामने व्याख्या नहीं कर सकता, बट जो हमारी जो एजेंसीज हैं, एयरफोर्स है, इन चीजों का मूल्यांकन हम करते हैं। और तकरीबन 1 दशक से तो मैं खुद देख रहा हूँ कि मूल्यांकन होता है, क्या थ्रेट परसेप्शन है, उसमें ड्रोन्स की बात होती है। बट उसको अगर होने के बाद भी ये कोई जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है कि आप पूरे कंट्री को सिक्योर कर सकते हैं। सो कुछ नीतियां होती हैं, कुछ सर्वेलेंस एक्टिविटीज होती हैं, वो इनिशिएट की हुई हैं, सफिशिएंट नहीं है। और मेरा मानना है कि ये जो अटैक्स हैं, ये अगर डिनाबिलिटी की ओर जाएंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे ये इंडिया से ही लॉन्च हो रहे हैं। ठीक है, आप किसी को भी अपने तरफ रखेंगे, किसी भी सिंपैथाइजर को, और आप उससे करवाएंगे, कितना आसान है करवाना। तो आप समझिए, जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, जो हमारा देश है, हमने क्या करना चाहिए मैं बताता हूँ भी आपको। सबसे पहले है कि ये जो पहला अटैक हुआ है, इसकी छानबीन करके इसकी पुष्टिकरण हो कि ये कहाँ से संचालित किया गया। अभी तक कुछ छोटे मोटे जो छुटपुट आ रहे हैं कि मांगला से हुआ है, जहां से भी हुआ है, वो सामने स्पष्ट आएगा। एलईटी ने बोला है, खुद लश्कर तैयबा ने बोला है, ठीक है। जब वो हो जाता है तो हमारे रिस्पॉन्स मैकेनिज्म जो है वो थोड़ा रोबस्ट होने की जरूरत है, कि जिसमें कि रेड लाइन, ब्लू लाइन, कोई घबराने की जरूरत नहीं है आज के बाद, क्योंकि आपने उरी भी कर दिया, बालाकोट भी कर दिया, सब कुछ कर दिया हमने। पाकिस्तान में दम नहीं है मिलिट्री कन्वेंशन लड़ने की। तो जब भी ऐसा कोई अटैक होता है, रिस्पॉन्स मैकेनिज्म के तौर पे इनडायरेक्ट फायर, चाहे वो आप आर्टिलरी के करें, चाहे आप एयर से करें, ये सब आपके सिस्टम में आने चाहिए। पिन पॉइंट पकड़िए और आप उनको, उन पे आप डालिए अपना गोला बारूद। जब तक आप ऐसे नहीं करेंगे तो आप एक वीक स्टेट और रिएक्शन के तौर पे खाली देखे जाएंगे। तो ये जो कैपेबिलिटी है, ये इसलिए वेट नहीं करना कि अब बालाकोट कब करना है तो डिसीजन कब लेना है। छोटे लेवल पे बीएसएफ, जो आपने देखा इंट्रूजन हुआ किसी किसी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का, उतना पकड़ सकते हैं, सब पकड़ सकते हैं अगर पाकिस्तान से आ रहा है तो। अगर पकड़ा है किसी पोस्ट ने, उसकी अगर खबर गई है, उसके बाद कुछ खमेजा भुगता है हमारे देश ने, कहीं वजह जाके गिरा है, कहीं ब्लास्ट हुआ है, इमीडिएट रिस्पॉन्स होना चाहिए। एंड आप लाइक आर्टिलरी गन उसका पूरा फिगर नहीं निकाल सकते कि कहां से फायर हुआ है, कहां से लॉन्च हुआ है, कोई बात नहीं, बट आप कुछ ना कुछ पनिशमेंट दीजिए। दूसरा क्या है, जो ये हमारी जो नीति है ड्रोन की, और खासतौर पे ऑनलाइन सेल ऑफ किट, जो किट आते हैं बने बनाए विश्व भर में, जो हम निर्यात कर सकते हैं एज अ नागरिक, उस पर थोड़ी कठिनाई होनी चाहिए लोगों को लेने के लिए। लाइसेंस प्रॉपर होना चाहिए, उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, एंड लिंक टू योर आधार एंड एवरीथिंग एल्स, सो दैट कोई आदमी गैर कानूनी तरीके से इसको यूज ना कर पाए। तीसरा है जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, अब हमने देखा कि ये एक थ्रेट है, तो अभी तक जो थ्रेट परसेप्शन था उसके हिसाब से खुफिया एजेंसी लगी हुई है जेएनके के एरिया में और जम्मू में भी, थोड़े बढ़ाने होंगे। आपको गांव गलीचे में घुसना होगा इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए। ये एक बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि जब तक ये आरडीएक्स और ये ड्रोन नहीं मिलते, तब तक कोई एरियल विस्फोट हो नहीं सकता। तो आपको इसको दूर रखना होगा। तो ऐसे कुछ नीतियां हैं जो थोड़ी पुश करनी चाहिए। और जहां तक एयरफोर्स का सवाल है, रोहित जी, ये तो सुजवान कैंट अगर आपने देखा है जी जी रोहित जी, एक बोलिए और मैं बोलिए प्लीज। आपका जो सवाल है कि अगर हम सुरक्षा की बात करते हैं, मिलिट्री स्टेशन के पास हुआ है ये ड्रोन एक्टिविटी, जी तो ऐसा हम कह जी सकते हैं कि सुरक्षा में भी कोई चूक रह गई है वो ऐसे? क्योंकि कोई भी अगर ड्रोन जी एक्टिविटी देखिए, होती है मैं तो पहले वहाँ जी से कोई ना कोई आदमी आता है, देखता है कि यहाँ पे कैसी सिचुएशन है, और उसके बाद ड्रोन एक्टिविटी होती है ना। जी देखिए, आपका आपका समझना ठीक है, बट अगर आप सोचें कि मैं आपको एक एक्सप्रेशन देता हूं, अगर आप अभी लेंगे गूगल मैप इसी एरिया का, अगर आप मेन गेट देखें, जो एंट्री पॉइंट है इस एयरफोर्स स्टेशन का, जो एयरफील्ड जो सिविल है वो नहीं, जो एयरफोर्स स्टेशन का है, उसके बाद सुंजवान का मार्केट है, सुंजवान का चौक है, वो सॉरी सुंजवानी सतवारी चौक बोलते हैं, और उसी के पास एक डेविड क्वार्टर भी है हमारा, राइट, आर्मी का। एज द क्रो फ्लाइज, इन दोनों गेट्स के बीच में 500 मीटर का फर्क भी नहीं, और पूरा इलाका वैसे ही है। तो ड्रोन उड़ाने के लिए आपको कोई कंफर्मेटरी रेकी नहीं करना। क्यों? क्योंकि आपको अंदर तो दिख ही नहीं रहा कुछ भी,
वो तो अगर ड्रोन में कोई कैमरा लगा है, आपने कोई फ्लाइट पाथ टेस्ट किया है तो आप देख सकते हैं। बट आप समझिए, कोई काम करता हो अंदर, चाहे सिविल एयरपोर्ट भी साथ ही लगा हुआ है, काम करता हो, और वो टारमेक का जो ग्रिड रेफरेंस है आपको ट्रांसमिट कर दे। एयर इंडिया की फ्लाइट खड़ी हुई है, उसमें लोग बैठ गए हैं 200, और एक आदमी एयरपोर्ट से बोल दे कि लोग बैठ चुके हैं, अभी टैक्सी के लिए मूव करने वाला है, और तभी एक ड्रोन कहीं से टेक ऑफ करे, 1 मिनट के अंदर आके उस पर अटैक करके खुद भी ध्वस्त हो जाए, जो भी हो जाए, नुकसान तो कर दिया। तो ऐसी चीजों का मूल्यांकन करना और सिस्टम बनाना काफी डिफिकल्ट है। आपने सुना होगा आयरन डोम की बात, जो जो इसराइल का है। वो जो सिस्टम है वो तकरीबन फुल प्रूफ है, वो भी उसकी प्रोबेबिलिटी 90% के नीचे ही है। वो है जो री एंट्री कर रहे हैं मिसाइल सिस्टम, उनको पकड़ने की। तो आप देखिए कितने कितने अच्छे रूप से उसको आप पकड़ सकते हैं। ये तो लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, फाइबर कंटेंट, नथिंग ऑफ मेटल मोर देन 1 or 2% इन मेनी वंस। तो आप कैसे पकड़ेंगे इसको? आप कौन से सिस्टम का संचालन करेंगे? एंटी ड्रोन सिस्टम भी हैं, वेरी एक्सपेंसिव। अगर मैं बोलूं आपको, अगर मूल्यांकन करने को कि देश में खतरा कहां कहां है, आप मेरे को बोलेंगे फौजी इंस्टॉलेशन, पार्लियामेंट, विधानसभा, बस स्टैंड, जो स्कूल, चर्च, मेडिकल कॉलेज, सब बोलेंगे आप तो। सो अगर पूरा मूल्यांकन करूं तो किसको बचाना है? कम से कम जो एक एयरफील्ड है उसके अंदर अगर हेलीकॉप्टर बाहर खड़े हैं, या फिर एयरक्राफ्ट जो अच्छे वाले हैं वो बंकर के अंदर हैं, तो कुछ सिस्टम तो है, एंड प्लस सर्वेलेंस है, उधर सीसीटीवी कैमरा लगे, ड्रोन पकड़ेंगे आप। उसको नीचे लाने का जो तरीका है वो एक एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम टाइप अगर अगर हो सके, तो एक सेंसिटिव सिचुएशन में, खासतौर पर जम्मू एरिया में, खास तौर पे अगर आप देखें कि ये चीज गतिविधियां अगर बढ़ेंगी हमारे किसी और लैंड में, वो मुझे लगता है कि वो भी सिस्टम, आप साउथ साउथ की तरफ देखेंगे, जैसलमेर की तरफ देखेंगे, बट कुछ होना चाहिए एज अ टारगेट। जम्मू एक बहुत ही सेंसिटिव एरिया है, तो वहां आप एक रूप से कर सकते हैं, बट उसी को एक्स्ट्रापोलेट करके कि पूरे इंडिया में करेंगे, आप समझिए कि कितना खर्चा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। अमित जी, आपके पास आना चाहूँगा कि जिस तरीके से अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, उरी, बालाकोट, वो सब बड़े बड़े अटैक्स हुए। ये 3 बार ड्रोन एक्टिविटी हुई है जम्मू के मिलिट्री स्टेशन के पास ही। ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट को अभी जम्मू कश्मीर को लेके कोई पॉजिटिव डिसीजन लेना चाहिए। देखिए, ये इस मामले को, जो ड्रोन वाला अटैक मामला, इसको 3 पक्षों में, 3 भाग में अगर बांटे तो पहला है डिप्लोमेटिक एंगल, दूसरा है डीप स्टेट वाला, और तीसरा है सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन वाला। अब ये जो सीज फायर हुआ एलओसी पे, वो क्यों हुआ? क्योंकि इंटरनेशनल प्रेशर दोनों देशों पे था। अमेरिका के इंटरेस्ट है इसमें पाकिस्तान में अफगान विड्रॉल को लेकर, और वेस्टर्न फ्रेंड की कमिटमेंट में पाकिस्तान कुछ मांग रहा था, तो एक आपने सीज फायर किया। ऊपर से विश्व भी परेशान हो चुका है ये कश्मीर के मामले को लेकर, दोनों न्यूक्लियर पावर नेशन को लेकर। चाइना भी कहीं ना कहीं चाहता है कि इसमें पीस आए, क्योंकि उसके $1 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट्स हैं गिलगित बाल्टिस्तान में। तो आपने पहला इनिशिएटिव लिया और आपने दोनों देशों को एक कदम आगे बढ़ने को कहा, और आपने सीज फायर कर लिया। अब जो इसमें दूसरा इम्प्लीकेशन आता है, वो दूसरा इम्प्लीकेशन आता है डीप स्टेट ऑफ पाकिस्तान का। ये कहीं ना कहीं हम सब भूल जाते हैं कि जो डीप स्टेट ऑफ पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान की आर्मी है, उसका सर्वाइवल ही कश्मीर के नाम पे है। अगर आप उनसे वो कश्मीर की जंग छीन लेते हैं, आप उनसे वो कश्मीर का कॉस्ट छीन लेते हैं, तो उनके अस्तित्व पे, जो आज वो डीप स्टेट बने हुए, आज वो मास्टर बने हुए हैं पाकिस्तान के, वही अपने आप में क्वेश्चन मार्क में आ जाता है। तो पाकिस्तान स्टेट क्या चाहता है पता नहीं, हो सकता है इंटरनेशनल प्रेशर में, राजनीतिक बहुत प्रेशर में आके कुछ ना कुछ कमिट कर जाते हैं, मगर क्या डीप स्टेट ये चाहता है? क्योंकि उसके अस्तित्व का सवाल है। तो इसलिए वो फिर व्यूज, अब क्योंकि एज अ पाकिस्तान एज अ नेशन कैन नॉट बी सीन डायरेक्टली इन्वॉल्व। ये इन्फिल्ट्रेशन की जो बात अभी करी कर्नल साहब ने, बिल्कुल फौज ने अपनी, बीएसएफ ने, इंडियन आर्मी ने अपनी चौकसी बढ़ाई है, बट ये भी है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने इन्फिल्ट्रेशन इसलिए भी कम करी है कि वो डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाना चाहता है कि इंटरनेशनल, क्योंकि अगर इंटरनेशनल बॉर्डर पे या एलओसी इन्फिल्ट्रेशन होती है तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान आर्मी का भी, पाकिस्तान रेंजर्स का भी नाम आता है। तो अब आप प्रॉक्सीज को यूज करते हैं इंडिया पर अटैक करने के लिए। अब लश्कर तैयबा ने किया है, पाकिस्तान से करा है, इंडिया से करा, ये अपने आप में ही ट्रैक करना बड़ा मुश्किल है क्योंकि अभी तक इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है। तो आप प्रॉक्सीज को यूज करते हैं टू कंटिन्यू द जिहाद अगेंस्ट इंडिया, एंड दिस विल कंटिन्यू टू हैपन। तो अगर हम कहीं ना कहीं पाकिस्तान पे विश्वास करने लगे तो लगता है 70 साल में 700वीं बार वो मिस्टेक करेंगे। तीसरी बात है जो ड्रोन की बात है, कि ड्रोन का सर्वेलेंस, ड्रोन का अटैक कैसे। अगर आप सीरिया का एग्जांपल लें, आईएसआईएस का एग्जांपल लें, जब अमेरिका ने कैसे हैंडल किया, अमेरिका से
अमीर देश तो कोई है नहीं, अमेरिका से टेक्नोलॉजी के एडवांस देश तो कोई नहीं है। क्योंकि बिल्कुल कर्नल साहब ने बिल्कुल सही कहा कि इतनी सस्ती टेक्नोलॉजी है, इतनी छोटी टेक्नोलॉजी है, एक पुर्जा वहां से खरीदा, एक पुर्जा वहां से खरीदा, RDX लिया और आपने कर लिया। अब आप कैसे उसको ट्रैक करेंगे? अभी तक जो अमेरिका का इफेक्टिव रहा है वो इफेक्टिव, दे ट्राइड एवरीथिंग, दे ट्राइड एंटी ड्रोन सिस्टम, दे ट्राइड स्टॉपिंग चाइनीज पार्ट्स, सब कुछ उन्होंने प्रयास किया, मगर अल्टीमेटली उन्हें भी एक ही चीज करनी पड़ी कि जहां पे ये असेंबल हो रहे थे, जहां पे ये बन रहे थे, जहां से इनका फाउंटेन हेड था, उस पर अटैक करके उसको न्यूट्रलाइज करने का प्रयास किया, और जो लोग इसको कंट्रोल कर रहे थे उन्हें असैसिनेट करने का प्रयास किया, और सक्सेसफुल भी हुए। तो यही आज की डेट में आपके पास, जैसे कर्नल साहब बिल्कुल कह रहे थे कि आपको रिटेलरी फायर करना पड़ेगा, आपको पनिशमेंट फायर करनी पड़ेगी, विद द होप कि जहां से ये लॉन्च हुआ है शायद वहां लगे, नहीं लगा है तो कम से कम पाकिस्तान को इसका कॉस्ट पता चले कि ऐसी हरकतों का कॉस्ट क्या होता है। तो ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हैं। जी हर्षवर्धन जी, आखिर में आपको मैं सवाल करना चाहूँगा, मेरे पास समय बहुत ही कम है, आप शॉर्ट में बताइएगा। जिस तरीके से अगर हम बीजेपी की बात करते हैं तो वो ऐसे कोई राजनीतिक लाभ लेती तो रहती ही है। एक और बार जम्मू कश्मीर का मसला सामने आया है, क्या लग रहा है आपको कि ये राजनीतिक लाभ नहीं, मगर अभी तो कोई पॉजिटिव डिसीजन लेना बहुत ही जरूरी है? क्या लगता है आपको हर्षवर्धन जी? देखिए, संक्षेप में मैं कहूँ अपनी बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय सुरक्षा के हितों के साथ वो कोई समझौता नहीं करती है। प्रधानमंत्री के रुख को हमने देखा था, पुरी में किस तरह की घटना हुई, उसके बाद बालाकोट में किस तरीके से एयर स्ट्राइक हुआ। आज का भारत अब पहले जैसा भारत नहीं है, वो घर में घुसकर मारने की भी ताकत रखता है। और आज की जो बैठक है उसमें साफ तौर पर प्रधानमंत्री की जो हम देखें बॉडी लैंग्वेज वगैरह, उससे साफ तौर पर लग रहा है पाकिस्तान को कोई ना कोई सबक सिखाया जाएगा। और प्रधानमंत्री की अगर हम बात करें तो वो शो ऑफ कम करते हैं, एक्शन ज्यादा करते हैं, इस बात पे जो है वो यकीन करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये आने वाले समय में इसके नतीजे दिखाई देंगे और भारत की तरफ से एक कठोर संदेश देने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल। तो एक बाजु જે પ્રમાણે જમ્મુ કાશ્મીરમાં 3 વાર ડ્રોન એક્ટિવિટી તો જોવા મળી, હવે તેની સાથે ભારત સરકાર દ્વારા હવે કયો મહત્વનો જવાબ આપવામાં આવશે તે તો હવે જોવાનું જરૂર। તેની સાથે रोहित जी, अमित जी और हर्षवर्धन जी, आप तीनों को धन्यवाद हमारे साथ ये चर्चा विचारणा में जुड़ने के लिए। और दर्शक मित्रों, જે રીતે આજની આ મહત્વપૂર્ણ જે ચર્ચા વિચારણા કરવામાં આવી અને તેની સાથે ભારત સરકાર કયા પગલાં લેશે અને કયા પ્રકારનો હવે જવાબ આપશે તે તો હવે જોવાનું જ રહ્યું। તો આજના વિશેષ રજૂઆતમાં બસ રજા આપશો। નમસ્કાર।